हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीडीएम पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो जो कि हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट 3 है दोस्तों, उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत जो हमारा पहला ऑर्गन था या फिर भाग था माउथ के अंतर्गत हम लोगों ने टीथ और टंग अर्थात दांत या जीवा के बारे में अध्ययन किया था। तो आगे का जो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है दोस्तों, जो हमारा इसोफेगस है, जो दूसरा पार्ट है इसोफेगस है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे तथा उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इसोफेगस को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं? भोजन नलिका, या फिर इसे और एक शब्दों में कहें तो इसे आहार नलिका भी कहते हैं। आहार नलिका भी कहते हैं। और एक वर्ड है दोस्तों, इसे हम लोग ग्रास नलिका भी कहते हैं। दोस्तों, इसोफेगस एक ऐसा पाइप होता है जो कि माउथ को क्या करता है? माउथ को दोस्तों स्टमक से, जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने वाली एक पाइप होती है, उसे हम लोग इसोफेगस या फिर भोजन नलिका या फिर ग्रास नली के नाम से जानते हैं। अगर इसके लेंथ के बारे में बात करें दोस्तों, इसोफेगस के लेंथ की, तो इसोफेगस का जो लेंथ होता है वह समथिंग 25 सेंटीमीटर के लगभग होता है। तो हमने देखा इसोफेगस एक प्रकार का क्या है दोस्तों? मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन से तात्पर्य यह है कि जो इसोफेगस है वह मांसपेशियों का बना होता है, उसे हम लोग मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। तो हमने जो देखा दोस्तों, इसोफेगस क्या है? एक प्रकार का भोजन नलिका है या फिर भोजन नाल है, जहां से होकर भोजन माउथ से होता हुआ स्टमक में पहुंचता है, उसे हम लोग इसोफेगस या फिर भोजन नली कहते हैं। तो हमने देखा इसोफेगस क्या है? इसोफेगस एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है जिसकी लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर के लगभग होती है। दोस्तों, इसोफेगस एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है। जैसे ही इस इसोफेगस के द्वार पर भोजन पहुंचता है, तो इस भोजन का क्या नाम दिए थे दोस्तों हम लोगों ने? बोलस। बोलस से तात्पर्य है जो माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हुआ था और जो बाकी के जो अनडाइजेस्ट जो प्रोटीन और लिपिड्स वाले पार्ट्स थे या फिर उनके पार्टिकल्स थे, उसको हम लोग मिलाकर क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। तो जैसे ही बोलस इसोफेगस के द्वार पर पहुंचता है, तो इसोफेगस की जो भित्तियां हैं वो किसकी बनी होती है? मस्कुलर ऑर्गन की, अर्थात मांसपेशियों की बनी होती है। तो जो जैसे ही इसोफेगस की द्वार पर बोलस पहुंचता है, तो इसोफेगस की जो भित्तियों पर दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण ये जो बोलस है उस पर क्या होता है दोस्तों? दबाव होता है। तो भोजन पर जो दबाव होता है जिसके कारण भोजन जो है खिसकते हुए कहां पर पहुंच जाता है? दोस्तों? स्टमक में पहुंच जाता है। तो बोलस का कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो बोलस या फिर जो फूड होता है वह स्टमक तक पहुंच जाता है। इन सारी प्रोसेस को एक नाम देते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस प्रोसेस कहते हैं। तो जो बोलस का कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से स्टमक तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है या फिर जो प्रोसेस होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस प्रोसेस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पेरिस्टालसिस प्रोसेस क्या है तथा कैसे जो बोलस होता है वह इसोफेगस से होता हुआ स्टमक तक पहुंचता है। इस बात का भी आपको ज्ञान हो गया होगा। तो आपने समझा होगा कि पेरिस्टालसिस प्रोसेस क्या है। तो आप कहेंगे कि जो बोलस होता है वो इसोफेगस से होता हुआ स्टमक तक जो जिस प्रोसेस के माध्यम से पहुंचता है, उसे हम लोग पेरिस्टालसिस प्रोसेस कहते हैं। तो दोस्तों, इसोफेगस के बाद अगला जो हमारा जो पार्ट है या फिर ऑर्गन है दोस्तों, जिस जो पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है या फिर जो पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, वो हमारा क्या है? स्टमक है। तो अगला जो हमारा जो थर्ड ऑर्गन है दोस्तों, वो कौन सा है? स्टमक है दोस्तों। स्टमक को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टमक को हम लोग आमाशय या फिर
उदर भी कहते हैं। इसको हिंदी में अगर कहें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आमाशय कहते हैं। इसको उदर भी कहते हैं दोस्तों, उदर भी कहते हैं तथा इसको पेट भी कहते हैं। इन नामों से इसे जानते हैं। तो स्टमक दोस्तों, स्टमक में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो आप देखेंगे जैसे ही ईसोफेगस समाप्त होती है, ये जो ईसोफेगस है दोस्तों, ये जो समाप्त होती है यहीं से क्या स्टार्ट होती है, एक रफली डायग्राम है दोस्तों, यहीं से क्या क्या स्टार्ट होती है, यहीं से दोस्तों स्टमक का पार्ट स्टार्ट होता है। स्टमक की जो भित्तियां होती हैं दोस्तों, वहीं पास क्या पाया जाता है, स्टमक की भित्तियों के पास ही इसके अंदर साइड में क्या पाया जाता है दोस्तों, स्टमक की अंदर वाली भित्तियों के पास क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। तो दोस्तों जैसे ही जो बोलस होता है वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। इसमें क्या होता है, फूड। दोस्तों स्टमक में फूड एज इट इज 1.5 से 2 घंटे एज इट इज स्टमक में पड़ा जाता है। किंतु स्टमक में जो है भोजन की जो संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। तो स्टमक में दोस्तों क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। जैसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, अर्थात जैसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या हो जाती है दोस्तों, जैसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है, वह 3 चीजों का सीक्रेशन करती है। तो देखते हैं वह कौन कौन सी चीज है। उसमें पहला जो है दोस्तों HCl का सीक्रेशन करती है। दूसरा एक एंजाइम का सीक्रेशन करती है जिसे हम पेप्सिन कहते हैं। तीसरा दोस्तों रेनिन नाम का एंजाइम सीक्रेशन करती है। तो HCl क्या होता है दोस्तों, एक एसिड होता है तथा ये दोनों क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। और आप जानते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं, एक कैटेलिस्ट होते हैं, अर्थात एज ए कैटेलिस्ट होते हैं, अर्थात उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। कैटेलिस्ट से तात्पर्य यह है कि वह रेट ऑफ रिएक्शन की दर को या तो घटा देते हैं या फिर जो बढ़ा देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेलिस्ट कहते हैं। तो एंजाइम भी एक प्रकार का कैटेलिस्ट है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन की दर को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। तो हमने देखा दोस्तों जैसे आमाशय की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है या फिर आमाशय में उपस्थित जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है या फिर जो जठर ग्रंथि होती है, वो जैसे ही स्टिमुलेट हो जाती है वो 3 चीजों का सीक्रेशन करती है। पहला क्या है, HCl, दूसरा क्या है, पेप्सिन, और तीसरा क्या है, रेनिन। पेप्सिन और जो रेनिन होते हैं वो एक प्रकार के एंजाइम होते हैं तथा HCl क्या होता है, एसिड होता है। तो दोस्तों जो HCl होता है, HCl या फिर स्टमक का जो pH होता है दोस्तों, या फिर जो pH मान होता है वो कितना होता है, 1.5 से लेकर 1.8 के बीच में होता है, अर्थात स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है या फिर प्रबल अम्ल होता है। तो आप देखें कि जो स्टमक में जो पाए जाने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड जैसे ही सक्रिय होती है वो 3 चीजों का सीक्रेशन करती है। उसमें से एक HCl होता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है, जिसका pH मान 1.5 से 1.8 के बीच में होता है। तो उसके बाद 2 प्रकार के एंजाइम का सीक्रेशन करती है जो कि पेप्सिन और रेनिन नाम का एंजाइम होता है। तो चलिए इस HCl को समझने से पहले देखते हैं कि HCl का क्या कार्य होता है। जो आमाशय में या फिर स्टमक में जो HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका क्या कार्य है। तो HCl के कार्य, HCl का जो पहला कार्य होता है दोस्तों, टू किल माइक्रोब्स। टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो अर्थात भोजन में जो, जैसे हम लोग भोजन के साथ साथ कुछ सूक्ष्म जीवों को भी ग्रहण कर लिए रहते हैं, उसको पहला काम उसका क्या होता है, HCl का मारने का काम होता है। दोस्तों एक और पढ़े थे हम लोगों ने, माउथ के अंतर्गत क्या है, सेलाइवा पाया जाता था। सेलाइवा के अंतर्गत कौन सा एंजाइम पढ़े थे हम लोग, लाइसोसोम एंजाइम पढ़े थे, लाइसोसोम नाम का एंजाइम पढ़े थे। उसका भी क्या काम था, टू किल माइक्रोब्स, अर्थात भोजन में जो उपस्थित छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते थे उनको मारने का क्या काम था, मारने का काम किसका था, लाइसोसोम का था। किंतु
वहां मुख से भी जो बचे हुए जो भोजन होते हैं या फिर बोलस में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव नहीं मरे हुए रहते हैं, जो कि फूड पाइप के माध्यम से स्टमक तक पहुंचे रहते हैं, उनको एचसीएल, उनको मारने का काम क्या किनका होता है? एचसीएल का होता है। तो इसका पहला जो कार्य होता है दोस्तों कौन सा है? एचसीएल का होता है। इसका दूसरा काम होता है दोस्तों एसिडिटी। एसिडिटी से तात्पर्य है इसको अम्लता भी कहते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि जब हम लोग शादी या फिर किसी पार्टी में जाते हैं या फिर मसालची वाला भोजन ज्यादा खाते हैं तो क्या करते हैं? मसालची वाला भोजन हम लोग ज्यादा खा लेते हैं तो इसको पचाने के लिए ज्यादा मात्रा में एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगर ज्यादा मात्रा में एंजाइम की आवश्यकता होती है तो उन एंजाइम को सक्रिय करने के लिए एचसीएल भी ज्यादा मात्रा में निकलता है या फिर एचसीएल का सिक्रेशन भी ज्यादा मात्रा में होता है। तो हम ज्यादा मात्रा में भोजन ग्रहण कर लिए रहते हैं तो उनको पचाने के लिए ज्यादा मात्रा में एंजाइम की आवश्यकता होती है और उन एंजाइम को सक्रिय करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एचसीएल की आवश्यकता होती है। तो एचसीएल ज्यादा मात्रा में बनता है जिसके कारण, और एचसीएल जो है एसिडिक नेचर होता है, प्रबल अम्ल होता है, जिसके कारण पेट में एक जलन सी पैदा होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिटी कहते हैं। और इसका जो तीसरा कार्य है दोस्तों एंजाइम को सक्रिय करना। पेप्सिन और जो रेनिन एंजाइम होते हैं जो आमाशय की गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रेशन हुआ था पेप्सिन और रेनिन नाम का एंजाइम, उसको जो है स्टिमुलेट या फिर सक्रिय करने का काम या फिर एक्टिव फॉर्म में बदलने का काम किसका होता है? एचसीएल का होता है। इससे पहले दोस्तों पेप्सिन और रेनिन इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जब तक गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा एचसीएल का सिक्रेशन नहीं हुए रहता है तब तक स्टमक में जो पेप्सिन और रेनिन नाम के जो एंजाइम रहते हैं वो कौन से फॉर्म में रहते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो इसका जो ये जो दोस्तों पेप्सिन और रेनिन है ये कौन सा फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म है। तो इनका इनएक्टिव फॉर्म कौन सा है? पेप्सिन और रेनिन नाम का जो एंजाइम है दोस्तों, इसका जो इनएक्टिव जो पेप्सिन है, पेप्सिन जो है पेप्सिनोजन के नाम ये पेप्सिनोजन जो है इनएक्टिव फॉर्म है। जब एचसीएल का सिक्रेशन होता है तो ये पेप्सिन के रूप में बदल जाता है और इस पेप्सिनोजन का एक्टिव फॉर्म कौन सा है? पेप्सिन है। और जो रेनिन नाम का एंजाइम रहता है ये प्रोरेनिन के रूप में रहता है। प्रोरेनिन के रूप में रहता है, अर्थात जो प्रोरेनिन है वह रेनिन का इनएक्टिव फॉर्म है। तो किसका इनएक्टिव फॉर्म है? रेनिन नाम का एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म कौन सा है? प्रोरेनिन है। तो आइए देखते हैं कि इसका कार्य क्या है। इसका कार्य क्या है? जो पेप्सिन होता है दोस्तों, पेप्सिन जो प्रोटीन होता है इसका कार्य क्या होता है? पेप्सिन जो एंजाइम होता है इसका क्या कार्य होता है? प्रोटीन को पचाने का कार्य होता है। ये किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन नाम का एंजाइम। अर्थात पेप्सिन जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो कौन सा एंजाइम सहायता करता है? पेप्सिन। तो प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो किस फॉर्म में हमको प्राप्त होता है? आपने पढ़ा था, पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था। पेप्टाइड्स के रूप में हमको प्राप्त होता है। जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है पेप्सिन नामक एंजाइम की सहायता से तो हमको किस फॉर्म में प्राप्त होता है? प्रोटीन पेप्टाइड्स के रूप में प्राप्त होता है। वही हम लोग जैसे मिल्क पी लेते हैं, मिल्क क्या? दूध पी लेते हैं। तो दूध पीते हैं तो इसको जो पचाने में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? रेनिन नाम का एंजाइम, रेनिन। तो जब मिल्क का डाइजेशन होता है तो हमको कौन सा प्रोटीन प्राप्त होता है? आपने पढ़ा होगा कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन प्राप्त होता है? केसिन प्रोटीन प्राप्त होता है। मिल्क का जब रेनिन नाम के एंजाइम की सहायता से पाचन होता है तो हमको केसिन प्रोटीन प्राप्त होता है। तो दोस्तों केसिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। तो जो दूध का जो व्हाइट कलर है दोस्तों कौन सी प्रोटीन के कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण होता है। लेकिन दूध में कभी कभार देखते हैं जो गाय का दूध होता है उसमें लाइट येलो या फिर हल्का पीलापन पाया जाता है। तो उसमें हल्का
पीलापन कौन से वर्ण के कारण होता है या फिर कौन से वर्ण के कारण होता है? राइबोफ्लेविन नामक वर्ण के कारण दूध में लाइट येलो कलर दिखता है। लेकिन इसका व्हाइट कलर कौन सी प्रोटीन के कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण होता है। तो दोस्तों जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें रेनिन नाम के एंजाइम का सीक्रेशन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो क्या लेते हैं? दूध लेते हैं या फिर दूध पीते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उसमें रेनिन नाम के एंजाइम का सीक्रेशन क्या होता है? ज्यादा अमाउंट में होता है। लेकिन जैसे हम एडल्ट अवस्था में आते हैं एडल्ट एज में आते जाते हैं तो हम लोग दूध कम लेते हैं या फिर दूध कम पीते हैं, तो रेनिन नाम के एंजाइम का जो सीक्रेशन है, जो इसका अमाउंट है, जो कम होते जाता है तथा पेप्सिन नाम के एंजाइम का जो अमाउंट है वो बढ़ते जाता है। क्योंकि हमको भोजन या फिर प्रोटीन हम लेते हैं उसको पचाने के लिए कौन सी एंजाइम की आवश्यकता होती है? पेप्सिन नाम के एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो हमने देखा इस वीडियो में देखा कि जो स्टमक होता है इसमें किसका पाचन होता है? इसमें किसका पाचन होता है? स्टमक में किसका पाचन हुआ? प्रोटीन का पाचन हुआ। तो स्टमक क्वेश्चन घुमाकर आ सकता है कि स्टमक में कौन से पार्टिकल्स का पाचन नहीं होता है। तो हमने खाने में क्या लिया था? मेजर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड से लिया था। तो जो कार्बोहाइड्रेट था उसका 70% भाग का पाचन तो कहाँ हो गया था? माउथ में हो गया था। जो कार्बोहाइड्रेट था उसके 75% पार्टिकल्स का जो डाइजेशन था वो कहाँ पर हो गया था? माउथ में हो गया था। तो बचे क्या थे? प्रोटीन थे। तो प्रोटीन का जो पाचन है स्टमक में होता है, किंतु क्या बचा है? लिपिड्स बचा है। अभी भी किसका पाचन? आमाशय में किसका पाचन नहीं होता? कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का पाचन आमाशय में नहीं होता है। तो आपने देखा कि स्टमक में जो है प्रोटीन्स का पाचन होता है। अब दोस्तों इस प्रकार जो बचे हुए जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है तथा अपचित जो लिपिड्स थे, इन तीनों को मिलाकर जो मिक्स होता है, जो मिक्स फूड होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आमाशय में उसको क्या नाम देते हैं? उसे हम लोग आमाशय में काइम कहते हैं। अर्थात आमाशय में जो फूड उपस्थित रहता है उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? काइम नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने चर्चा किया इसोफेगस और स्टमक के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी पढ़ाया गया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मिलते हैं अगली क्लास में। आज की वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।